नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो इस वक्त बिहार विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी, बिहार विधान परिषद में संख्या बल के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ बिहार सरकार में भूमि सुधार और राजस्व विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं उस विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल से। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। हम आज चर्चा जो करेंगे वो एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर, क्योंकि इस वक्त बिहार में सबकी जुबान पर एक चीज है कि बिहार एक ऐसी ऐतिहासिक पहल कर चुका है, वो है भूमि सुधार जो विभाग आप संभाल रहे हैं। और उसमें आपने एक सर्वे का बीड़ा उठाया है जो लगता है कि बड़ा चुनौती भरा है। अब इस चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी को संभालते वक्त अगर हम कहें कि लोग कह रहे हैं कि बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, सरकार ने 6 महीने का एक्सटेंशन भी दे दिया कि 6 महीने और वक्त दे रहे हैं, क्या उस एक्सटेंशन का फायदा होगा जब तक कि सरकार इस बात का अध्ययन न करे कि समस्याएं किस तरह की आ रही हैं और उसके आधार पर कुछ सरकार उसका निदान करे? देखिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं जी न्यूज़ को कि आप एक महत्वपूर्ण मुद्दा पर आज चर्चा कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज से 130 वर्ष पहले अंग्रेज के समय में कैडस्ट्रल सर्वे किया गया था जी, और उसके करीब 60-70 साल के बाद ज़रूरत के अनुसार रिविजनल सर्वे किया जा रहा था। लेकिन ऐसा देखा गया कि पूरे बिहार में जो खूनी संघर्ष और जमीन विवाद को लेकर के समस्याएं आ रही थी, उसको देखते हुए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बड़ा फैसला लिया गया जी। हम एक विशेष सर्वेक्षण करके सर्वे का काम बिहार में कराएंगे। क्योंकि आज अगर हमारा थाना है, पुलिस स्टेशन है, तो पुलिस स्टेशन में 37% से ज़्यादा मामला जमीन विवाद का ही आ रहा था। वहीं पर अगर कोर्ट केस को देखें तो वहां भी 17 से 20% मामला कोर्ट में जजेज के पास जमीन विवाद का ही होता है जी। और इसके बाद विभिन्न तरह का लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम होता है। तो मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और सबसे पहले उन्होंने एरियल सर्वे करवाने का काम किया। एरियल सर्वे कराने के बाद अब हम जमीन पर जाकर के इस काम को शुरू कर रहे हैं। लेकिन जैसे सर्वे का शुरुआत हुआ तो बहुत लोग खानदानी जमीन पर रह रहे थे, बहुत लोगों ने दादा के समय से, पिताजी के समय से 2-3 पुश्तों से अपने जमीन का बंटवारा नहीं करके आपसी सहमति से रह रहे थे। बिल्कुल। तो इस तरह प्राय गांव में होता है कि लोग आपसी सहमति करके आपस में बंटवारा कर लेते हैं। अब उनके पास कागजात नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे परिस्थिति में एक अफरा तफरी का माहौल हो गया कि ऐसा नहीं हो कि सर्वे में मेरा जमीन मेरे नाम से चढ़े ही नहीं। और इसका फायदा कुछ जमीन माफिया और जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोग थे, उन लोगों ने इसको हवा देना शुरू किया। बिल्कुल। क्योंकि उनको लग रहा था कि हजारों एकड़ जमीन जो सरकारी जमीन को अतिक्रमण किए हुए हैं और गलत कागज बना करके बेच दिए हैं, अब इस सर्वे के बाद सबका राज खुलने वाला था। उन लोगों ने एक इसके खिलाफ माहौल बनाना शुरू किया। लेकिन हम लोगों ने जब इसका समीक्षा किया तो सच्चाई ये आया कि रैयत को दिक्कत है और उसका समाधान विभाग को निकालना चाहिए। तो हमने पहले 3 महीना का समय उनको आगे की ओर बढ़ाया और अभी फिर हमने 3 महीना का समय यानी कुल 6 महीना का समय हमने रैयत को दिया कि आप आराम से सारे कागजात जमा करके उसके बाद सर्वे के लिए आपको हम बाध्य करेंगे। इसको लेकर के जनता को जो है बहुत बड़ा राहत मिला और इसमें मैं जी न्यूज़ को भी धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार इस समस्या को उठाते रहे। तो सरकार भी सजग थी कि आप लोगों के द्वारा जो उठाए गए समस्या थे उसका जल्द से जल्द हल निकाला जाए। और अभी के परिस्थिति में हम लोगों ने इसका समीक्षा कराया। समीक्षा कराने में जो पहला दिक्कत आया कि जो 40 साल 50 साल पहले जो रजिस्ट्री के कागजात थे वो कैथी लिपि में थे। बिल्कुल। और कैथी लिपि की जानकारी आज के युवाओं को या आज के मुंशी और हमारे कर्मचारी को नहीं था। तो बड़ा दिक्कत होता था कि पूरे बिहार में 10-15 लोग इधर उधर कैथी के एक्सपर्ट थे और उसमें पारदर्शिता भी नहीं हो पाता था कि वो क्या बोल रहा है और सच्चाई क्या है। जी। तो विभाग ने
एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि हम अपने विभाग के कर्मचारी और पदाधिकारी को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट से, शोधार्थियों से कैथी लिपि का प्रशिक्षण विभाग में देंगे। और हमने कैथी लिपि का प्रशिक्षण शुरू किया। साथ ही साथ कल हमने एक किताब का भी विमोचन किया है, जिसमें कैथी लिपि को हिंदी में ट्रांसलेट करके आम पब्लिक डोमेन पर हमने वेबसाइट पर डाला कि अब कैथी लिपि को लेकर के किसी भी तरह का किसी रैयत को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। एक सवाल जो आप उठाए हैं वो सवाल है कि हमने डेट तो बढ़ा दिया, बिल्कुल, लेकिन डेट बढ़ाने से रैयत की जो समस्या है, जो जमीन मालिक के स्वामित्व को समस्या है, बिल्कुल, उस समस्या के बारे में हमने उनको क्या राहत दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमने एक फैसला लिया कि खतियान देना अब जरूरी नहीं है, क्योंकि खतियान में ही दिक्कत हो रहा था और उसको लेके अफरा तफरी और खतियान का कॉपी निकालने के लिए लोग परेशान होते थे। केवल खाता, प्लॉट नंबर, सर्वे को में दे करके आप आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ परिमार्जन प्लस, जो बहुत सारे कागजात के, जमीन के कागजात में अशुद्धि था, गलत खाता नंबर चढ़ गया था, प्लॉट नंबर चढ़ गया था, तो ऐसे परिस्थिति में लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा था। तो परिमार्जन प्लस पोर्टल को हमने शुरुआत किया। लेकिन परिमार्जन पोर्टल प्लस में क्या होता था कि आम लोगों को जो अप्लाई करते थे सुधार के लिए, शुद्धि के लिए, तो उनको जब नोटिस इशू होता था तो वो जवाब नहीं देते थे, जिसके चलते वो मामला बहुत पेंडिंग रह गया था। हमने अभी फैसला लिया कि 1 महीना में अगर रैयत जवाब नहीं देते हैं तो हम उनको एक बार जो है खारिज करेंगे, जिससे कि वो जवाब के साथ फिर अप्लाई कर सके। हमने अभी आज ही तुरंत आधे घंटे पहले मैंने संचिका पर साइन किया है, अनुमोदन दिया है। और जो जनता के लिए सबसे बड़ा खुशखबरी भरा मैं सूचना आपके न्यूज चैनल पर सबसे पहले दे रहा हूं कि ऐसे लोग जो 100 वर्षों से किसी जमीन पर या 50 वर्षों से भी ऊपर किसी जमीन पर और स्वामित्व लेकर अपना घर बनाकर रह रहे हैं, लेकिन उनके कागजात किसी कारण से खराब हो गए, जैसे कि कोई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, कोई दीमक कागज को खा गया, बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया, अगलग्गी में कागज जल गया, और ऐसे परिस्थिति में वो कागज के लिए भटक रहे थे और वो कागज हमारे अभिलेखागार में भी नहीं मिल रहा था। तो हमने अभी एक फैसला लिया, हमने फैसला लिया कि ऐसे लोग बिहार में जो करीब 50 वर्ष से ऊपर से किसी जमीन पर अपना घर बनाकर रह रहे हैं और शांतिपूर्वक दखल उनके पास है, तो अब उनको जो है हमने राहत दे दिया कि अब आपको यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि यह जमीन आपका कैसे है। और उसके लिए हमने उनको दे दिया कि अगर आपका कोई रसीद भी कट रहा है तो उस रसीद के आधार पर उस भूखंड पर अगर शांतिपूर्ण आपका कब्जा है तो वो आपका मलकियत माना जाएगा और सर्वे में आपका ही नाम चढ़ेगा। और विशेष करके जो हमारा जो सबसे बड़ा समस्या लोगों का था, वो समस्या था कि जो सर्वे हो रहा है उस सर्वे में हमारा जो जिले के बंसावली, जिसमें बहुत लोग क्या था कि बंसावली अपने से बनाते थे, तो बंसावली को फिर जाकर के उनको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पंचायती राज के प्रतिनिधि के यहाँ अटेस्टेड कराने की बात, उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। हमने कहा कि अब सेल्फ अटेस्टेड आप कीजिए, आपको किसी से अटेस्टेड कराने की आवश्यकता नहीं है। और रैयत के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर अगर बंटवारा हुआ है वंशानुगत भूमि पर तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। एक्सटेंशन नहीं आप दे रहे हैं, बल्कि एक्सटेंशन के साथ साथ जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन सरकार ने कर लिया है, आपके विभाग ने एकदम और अध्ययन उसका समाधान निकाल रहे हैं। एक एक चीज का हम समाधान निकाल रहे हैं। लेकिन एक चीज ख्याल रहे जी कि अगर अपने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण या सरकारी जमीन पर आपने जो है अपना घर बना लिया है या उसका खरीद बिक्री कर रहे हैं, कितने साल से भी अगर आप हैं, तो वैसे लोगों को उस भूमि से आपको जो है वंचित, तो आपका स्वामित्व नहीं माना जाएगा, वो सरकार की ही संपत्ति मानी जाएगी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अतिक्रमण जो है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है सरकारी जमीन पर। उसको सरकार मुक्त कराने के लिए पूरी कोई ठोस प्लानिंग कर रही है, कोई योजना बना रही है? अभी हमने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि जितने भी सरकारी जमीन बिहार के अंदर है,
चाहे वो जिला पदाधिकारी का कार्यालय ऑफिस हो, आरक्षी विभाग का हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, किसी भी तरह का सरकारी जमीन अगर है तो अब सरकार को भी उसका दाखिल खारिज और म्यूटेशन कराना पड़ेगा। इसलिए हमने सभी पदाधिकारी को, सभी विभाग के प्रधान सचिव और मुख्य सचिव को हमने ये निर्देश दिया है कि सभी विभाग को निर्देश दें कि वो इस सर्वे में अपना सभी कागजात प्रस्तुत करके और सरकारी जमीन का म्यूटेशन और दाखिल खारिज सरकार के नाम से, विभाग के नाम से कराएं। जी अच्छा, एक चूंकि महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब आपने भूमि सर्वे का काम शुरू कराया तो बड़ी आपाधापी मची, आपने भी महसूस किया होगा, जिसका आप समाधान भी लगातार निकाल रहे हैं। आपाधापी लोगों को ये हुई कि भाई कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी संपत्ति चली जाए, हमारी जो संपत्ति है बरसों से, क्योंकि कागजात जमा करना है। इसको एक परेशानी की बजाय इसको एक उन लोगों को जागरूक किया जाए कि नहीं, ये आपके लिए ही हम कर रहे हैं। तो क्या इसका कोई जागरूकता अभियान भी चल रहा है? आप देखेंगे कि लगातार करीब 4 महीने से जी जितने भी इंपॉर्टेंट प्रिंट मीडिया है, अखबार है जी, सभी अखबार में 1/4 पेज डेली जो भी समस्या हमारे सामने आता है हम उसका विस्तृत एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन दे करके जनता को लगातार रोज, किसी भी दिन का अखबार आप उलट लीजिए, आपको उस अखबार में कोई ना कोई जो समस्या है उसका निदान और उसको समझाने का काम सरकार रोज करती है। जैसे कि ये देखिए, ये हमारे पास अखबार के सारे कटिंग है, ये रोज ये एडवर्टीजमेंट है, सारी जानकारियां दीजिए। रोज हमारा एडवर्टीजमेंट निकलता है और जनता को हम बताते हैं कि आपको जो है क्या करना है और क्या इसका निदान है। तो अवेयरनेस का प्रोग्राम हम बहुत ही बृहत मामले पर कर रहे हैं, क्योंकि इस जाहिर तौर पर ये लोगों के भले के लिए है कि वो जो कागजात की एक पेचीदगी थी वो खत्म हो जाएगी अगर ये सर्वे कंप्लीट हो जाता है। एकदम सही बात है। और अब तो सारी चीजें मेरे ख्याल से कंप्यूटराइज हो जाएंगी। अब सारा चीज ऑनलाइन हो गया। बिल्कुल। पहले इनको चालान जमा करना पड़ता था हमारे यहाँ के किसी काम को कराने के लिए ऑनलाइन, लेकिन अब हमने चालान का भी मामला खत्म कर दिया। अब आप ऑनलाइन सीधे पेमेंट करके राजस्व विभाग का सारा काम करा सकते हैं, पहला। दूसरा ये कि सर्वे एक चुनौती था जी, और उस चुनौती को राजस्व मंत्री के रूप में दिलीप जायसवाल ने बिल्कुल अवसर के रूप में बदल दिया। बिल्कुल। ऐसा लग रहा था कि यह सर्वे कराना बहुत ही मुश्किल है, हमने कहा कि यह मुश्किल है इसीलिए बहुत आसान है। बिल्कुल। और 75 लाख परिवार बिहार में जी अपना स्वघोषणा कर चुके हैं। हम उसका अब रिलीज करने जा रहे हैं। 75 लाख परिवार का जो सर्वे का काम है वो करीब करीब पूरा हो गया हमारा। तो इतना बड़ा संख्या में हमने हंसते हंसते सर्वे का काम पूरा कर लिया। जब तक लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं तब तक में हम जो है 1/4 टारगेट पूरा कर लिए, और आने वाले 3 महीना में हम करीब करीब 60% सर्वे का काम पूरा कर लेंगे। मुझे लगता है ये जी बिहार झारखंड पर आपने बहुत बड़ी जानकारी आज दी है और ये बहुत बड़ी सहूलियत आपने दे दी है। अब थोड़ा सा यहाँ से हम कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो पर आते हैं बिहार के। आप सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये चुनावी वर्ष शुरू होने जा रहा है अगला साल जो है, क्या कुछ तैयारी चल रही है? ये जो उपचुनाव हुआ वो एक तरफा जीत और उसके बाद से एक सियासी माहौल अब बनना शुरू हो चुका है प्रदेश में, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो। यात्राएं हो रही हैं, बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो सरकार लेकर आ रही है, बहुत सारे कार्यक्रम विपक्ष लेकर आ रहा है। किस तरह का माहौल? देखिए, अध्यक्ष बनने के बाद जो मेरा इतना दिन का अनुभव था, मुझे ऐसा लगा कि आज का राजनीति सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का राजनीति बनकर रह गया है। जब भी सुबह सोकर उठता हूं तो चाहे मीडिया में हो चाहे आम लोगों के बीच हो, ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का काम अब सिर्फ इतना ही रह गया कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहो। आरोप प्रत्यारोप करके कभी भी समाज को या राज्य या देश का विकास नहीं हो सकता। और यही कारण हुआ कि राजनीति का स्तर बहुत नीचे गिर गया, घटिया हो गया। आज लोग एक दूसरे को, एक नेता दूसरे नेता को नीचे दिखाने में ही लगे हुए हैं। इसका फायदा पदाधिकारियों ने उठाया जी। और आज मैं इस बात को, सत्ता में रहते हुए इस बात को मैं मानता हूं कि आज राजनीति में नेता कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर हुआ है, सिर्फ इसलिए कि ये लोग आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। मेरा राजनीति में अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी का, मैंने सबसे पहले इस बात का शुरुआत किया कि हम कोई व्यक्तिगत आक्षेप और आरोप की राजनीति में नहीं पड़ेंगे।
मैं अध्यक्ष बना हूं, मेरा काम है अपने पार्टी और अपने संगठन को मजबूत करके जनता का विश्वास जीतना। और मैंने उसी पर अपना अध्यक्ष बनने के बाद अपने संगठन को मजबूत करना, एक एक कार्यकर्ताओं को खोजना, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना, और यही हमारा फॉर्मूला जो अभी उपचुनाव हुआ तरारी में, बेलागंज में, इमामगंज में, रामगढ़ में, मैंने अपने कार्यकर्ताओं को, एनडीए को संजो कर रखा और इस प्रबंधन से हम चारों सीट जीतने का काम किए, क्योंकि मैंने देख लिया कि जो एनडीए के वोट बैंक का परसेंटेज है, अगर सिर्फ उसको जोड़ करके रखा जाए तो इसके सामने कोई विपक्षी टिक नहीं सकता है। इस परिणाम के बाद बात भी हुई थी आपसे एक बार, आपने जी बिहार झारखंड पर और कहा था, और मैंने एक सवाल भी लिया था स्टूडियो से, आपको याद हो, कि आपने वो कर दिखाया जिसकी मतलब वो एक मामूली जीत नहीं थी। आपने उस गढ़ में सेंध मारी जहां विपक्ष कह रहा था कि एनडीए के लिए नामुमकिन है इस गढ़ को भेज देना। शाहबाद और मगध, ये दो क्षेत्र, ये दो क्षेत्र जो है पूरे 54 सीट के आसपास और है। 2020 का परिणाम वाकई विपक्ष के मात्र 4 सीट हमारे पास। बिल्कुल। एक प्रेम कुमार जी गया से, बगल से वीरेंद्र सिंह जी, और इधर से अमरेंद्र नारायण सिंह जी और राघवेंद्र जी। बिल्कुल। 4 लोग हमारे थे और एनडीए के कुछ और विधायक थे। शाहबाद और मगध में झंडा गाड़ना, ये इस बात का इशारा है कि एनडीए वहां मजबूत है। एनडीए को सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को और अपने मतदाताओं को जोड़ कर रखने की आवश्यकता है। अच्छा, आपने एक बात खुद ही कही अभी कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पर कड़वाहट बढ़ती है राजनीति में, जिसका फायदा अधिकारी उठाते हैं। तो उस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि चूंकि राजनीति में कहते हैं कि बड़ा दबाव होता है, मानसिक दबाव भी, बहुत बहुत प्रेशर होता है, चुनौती होती है, और एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आपको लोग बड़ा सरल, सहज, मृदुभाषी मानते हैं, तो कैसे इसको मैनेज करना पड़ता है? क्योंकि राजनीति में तो दबाव भी उतना ही है, प्रेशर भी उतना ही है। देखिए, और आप कह रहे हैं कि कड़वाहट को हमें हटाना है। मैं जितना सरल सहज हूं जी, उतना ही अपने प्रशासनिक तौर पर मजबूत इरादा रखता हूं, अनुशासन से समझौता नहीं करता और अपने लक्ष्य और इरादा के प्रति हर वक्त सजग रहता हूं। सरलता मेरा स्वभाव है, सरलता मेरी कमजोरी नहीं। बिल्कुल। इस बात को मैं मानता हूं कि जिस राजनीतिक दल से मैं जुड़ा हूं और जिसका अध्यक्ष हूं, वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्षीय व्यवस्था है। अध्यक्ष के ऊपर दारोमदार होता है, पूरी जिम्मेवारी रहती है। और दिलीप जायसवाल जितना सरल है उतना ही लक्ष्य के लिए हर वक्त तैयार रहने वाला सिपाही भी है। एक चीज और बदली है मुझे लगता है आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से, हालांकि पहले भी बीजेपी का जेडीयू का बहुत लंबा रिश्ता रहा है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि बीच में चूंकि गठबंधन टूटे भी हैं, फिर बना भी है गठबंधन, लेकिन आपने एक चीज मैंने देखा कि शायद वो आप कुछ सोचकर, कुछ प्लानिंग के साथ कर रहे हैं कि कहीं भी कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन ना हो रिश्तों को लेकर। मुझे लगता है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से आपने जेडीयू के साथ जो तालमेल दिखाया है वो शायद कुछ यूनिक, कुछ अलग लग रहा है। इवन विपक्ष के साथ, उस दिन राबड़ी देवी जी के साथ आपकी जो तस्वीर दिखी विधानमंडल, वहां विधान परिषद के पोर्टिको में, वो भी कुछ यूनिक थी कि विपक्ष के साथ भी उस तरह से हंसते बोलते बातचीत करना, वो चीजें शायद धीरे धीरे खो रही थी, वो आपने दिखाई। फिर देखिए, 3 बातें हैं जी। पहला तो मैं जब अध्यक्ष बना तो मैंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष के घर के दरवाजे में कब्जा नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दल का प्रदेश अध्यक्ष के लिए कार्यकर्ता का दरवाजा 24 घंटा खुला होना चाहिए। और मैंने अपने सारे माननीय मंत्रियों से भी अनुरोध कर दिया कि आप किसी भी सूरत में कार्यकर्ता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और दूसरी बात मैंने कहा, वैसे लोग जिन्होंने अपने जीवन को खपा दिया भारतीय जनता पार्टी और इस संगठन को मजबूत करने में, हम उनको उपेक्षित और वंचित नहीं रखेंगे, उनके घर तक जाकर उनको सम्मान देंगे, क्योंकि आप अगर नहीं होते तो पार्टी आज जनसंघ के 2 सीट से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनी होती। दूसरा सवाल जो आपने किया, राबड़ी देवी जी और विपक्ष से रिश्ता, मैं जब अध्यक्ष बना तो राबड़ी देवी जी ने खड़ा होकर कहा कि एक अच्छा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने लाया है। व्यक्तिगत झगड़ा तो है नहीं, बिल्कुल किसी तरह का व्यक्तिगत विवाद तो नहीं है, लेकिन नेतागिरी चलाने के लिए लोग बहुत ज्यादा आपस में एक दूसरे पर व्यक्तिगत आक्षेप करने लगते हैं, सिर्फ अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए। नेताओं को कोई टीआरपी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।
मतलब बिल्कुल फोकस्ड हैं आप कि सरकार चलाना है, काम करना है, ये लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना कि विपक्ष से हमारी लड़ाई चल रही है या सत्ता पक्ष में कहीं कंफ्यूजन है, काम करना है, काम करना है, काम करने के लिए ही अध्यक्ष बना हूं। लेकिन एक चीज जरूर है कि बिहार में जिस तरह से मतदाताओं को जात पात में बांटने का काम किया गया, बिल्कुल यह बिहार के लिए बहुत ही दुखद है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जात पात पर विश्वास नहीं करती है। लेकिन कुछ लोग, अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि तालाब में मछली मारना बहुत आसान है, और विपक्ष ने वही तरीका अपनाकर जात का वोट बैंक, तुष्टीकरण का वोट बैंक बना करके पूरे राजनीतिक माहौल को खराब करने का काम किया है। 2025 में क्या होगा चुनाव का? 2025 में मैं आपको स्पष्ट बताता हूं कि आने वाला 2025 एनडीए का भविष्य है। बिहार में एनडीए को कोई आने से 2025 में नहीं रोक सकता है। विकास का गंगा हम बहाने का काम कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के लोगों को विकास चाहिए। ये जो लोग बोल रहे थे कि ये उपचुनाव सेमीफाइनल है, तो उनको सोचना चाहिए कि सेमीफाइनल में जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है कि एनडीए ही चाहिए बिहार को, और 2025 एनडीए का ही रहेगा। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। कौन सी पार्टी मजबूत होगी, कौन सी कमजोर होगी, ये जनता ही तय करती है। बीजेपी बहुत मजबूत हुई है पिछले कुछ वर्षों में। अगर देखें तो अलग अलग प्रदेशों में गठबंधन की सियासत का दौर है, और महाराष्ट्र में भी ये दिखा है गठबंधन की सियासत, लेकिन वहाँ बीजेपी बड़ी पार्टी बनी। तो प्रदेश में भी जाहिर तौर पर बीजेपी चाहती तो जरूर है कि बीजेपी की ताकत बढ़े। ये गठबंधन का दौर ही चलेगा, या बीजेपी को लगता है कि नहीं, हम एक पोजीशन में कभी आएंगे? मैं बताता हूं। जी जी, अभी एक चीज एकदम क्लियर रखिए, क्योंकि विपक्ष प्रतिपक्ष के लोग भी बीच बीच में बोलते हैं और कंफ्यूजन कुछ से कुछ पैदा करते हैं। 2025 का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए लड़ने जा रही है, और हर दल जो है अपने संगठन को मजबूत करना चाहता है। बिल्कुल, हर दल की इच्छा होती है कि उनके ज्यादा से ज्यादा विधायक जीतें। ये तो हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। लेकिन एनडीए के गठबंधन ही और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 में फिर से सरकार बनेगी। चलिए दिलीप जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।